जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां ज्ञान की रोशनी इतनी तेज थी कि दुनिया के कोने कोने से विद्वान और छात्र बस खींचे चले आते थे। वो जगह थी नालंदा। आज हम उसी प्राचीन मेगा यूनिवर्सिटी की कहानी में उतरने वाले हैं। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, दुनिया की पहली महान रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी कौन सी थी? सोचिए जरा, इसका जवाब हमारी आज की कहानी में ही छिपा हुआ है। तो उस सवाल का जवाब नालंदा की जड़ों में ही है। चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं और जानते हैं कि ये असाधारण संस्थान आखिर बना कैसे। तो नालंदा था क्या? ये भारत में हायर लर्निंग का एक बहुत पुराना केंद्र था, जो 5वीं से 12वीं शताब्दी के बीच अपने चरम पर था। देखिए, ये सिर्फ एक बिल्डिंग या कैंपस नहीं था, ये ज्ञान का एक पूरा शहर था। नालंदा का जन्म हुआ भारत के स्वर्ण युग में, यानी गुप्त काल में। ये एक ऐसा दौर था जब कला, विज्ञान, सोच सब कुछ फल फूल रहा था। और इसी कमाल के माहौल में 5वीं सदी में आज के बिहार में एक बौद्ध मठ के तौर पर इसकी नींव रखी गई, जो बहुत जल्द ज्ञान के एक ग्लोबल सेंटर में बदल गया। और जब हम ग्लोबल कहते हैं तो हमारा मतलब वाकई ग्लोबल है। यहाँ चीन, कोरिया, जापान, तिब्बत, मंगोलिया, तुर्की, श्रीलंका और तो और पूरे साउथ ईस्ट एशिया से छात्र ज्ञान की तलाश में आते थे। सच पूछिए तो ये उस जमाने की एक सच्ची इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, तो नालंदा की स्थापना तो हो गई, पर यह कितना विशाल था, कितना प्रभावशाली था। चलिए देखते हैं कि अपने शिखर पर यह ज्ञान का ब्रह्मांड दिखता कैसा था। जरा इस नंबर को देखिए, 10,000। जी हाँ, अपने पीक पर नालंदा में एक साथ 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स रहते थे और पढ़ते थे। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं थी, ये सीखने और सिखाने को समर्पित एक पूरा शहर था। और उन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे, मतलब हर 5 छात्रों पर एक टीचर। ये एक ऐसा रेशियो है जो आज की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ भी हासिल करने का सपना देखती हैं। और यहाँ सिर्फ 1-2 विषय नहीं पढ़ाए जाते थे, यहाँ का सिलेबस तो अविश्वसनीय रूप से फैला हुआ था। वेद, तर्कशास्त्र, मेडिसिन से लेके गणित, खगोल विज्ञान, फिलॉसफी और फाइन आर्ट्स तक सब कुछ। ये इस बात का सबूत है कि यहाँ ज्ञान को टुकड़ों में नहीं बल्कि एक पूरी कायनात की तरह देखा जाता था। और इस ज्ञान के ब्रह्मांड के दिल में थी इसकी विशाल लाइब्रेरी, जिसका नाम था धर्मगंज। ये नालंदा की बौद्धिक आत्मा थी, इसका पावर हाउस। ये लाइब्रेरी कोई एक छोटी मोटी इमारत नहीं थी, नहीं, इसमें 9 बड़ी बड़ी कई मंजिला इमारतें थीं, जिनमें लाखों की तादाद में हाथ से लिखी पांडुलिपियां और ग्रंथ रखे हुए थे। जरा सोचिए, इस यूनिवर्सिटी की शान और इसकी लाइब्रेरी के विशाल संग्रह के बारे में हमें चीनी विद्वान ह्वेनसांग और इत्सिंग जैसे यात्रियों के लेखों से पता चलता है। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा उसे अपनी किताबों में दर्ज किया और वो आज हमारे पास है। लेकिन हर महान कहानी में एक दुखद मोड़ भी आता है। अब हम नालंदा के उस सुनहरे दौर से उसके दुखद अंत की ओर बढ़ रहे हैं। 12वीं सदी में उस सब कुछ तबाह हो गया। ज्ञान का वो विशाल सागर आग की लपटों में घिर गया। बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में हमलावर सेना ने यूनिवर्सिटी और उसकी महान लाइब्रेरी को जलाकर राख कर दिया। इतिहासकार बताते हैं कि लाइब्रेरी की आग महीनों तक जलती रही थी। ये सिर्फ इमारतों का नुकसान नहीं था, ये ज्ञान का एक ऐसा महाविनाश था जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। हजारों लाखों अनमोल पांडुलिपियां हमेशा के लिए खो गईं और उनके साथ सदियों से जमा किया गया ज्ञान भी जलकर राख हो गया। पर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आग भले ही किताबों को जला सकती है, पर विचार को नहीं। अब हम इस कहानी के आखिरी हिस्से में चलते हैं, जो उम्मीद, विरासत और पुनर्जन्म पर है। भले ही इमारतें नष्ट हो गईं, लेकिन नालंदा की विरासत जिंदा रही, उन विद्वानों और उन पांडुलिपियों के जरिए जिन्हें सदियों से छात्र अपने साथ विदेशों में ले गए थे। नालंदा के विचार, उसका ज्ञान दुनिया भर में फैल चुका था और वो जिंदा रहा। और फिर सदियों बाद वो विरासत फिर से साकार हुई। देखिए, 12वीं सदी में प्राचीन नालंदा को नष्ट किया गया और फिर 2010 में भारतीय संसद के कानून के जरिए नए नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। आज नया नालंदा विश्वविद्यालय
उसी प्राचीन जगह के पास खड़ा है और उसकी प्रेरणा भी वही है जो हजारों साल पहले थी। ग्लोबल लर्निंग, वैश्विक ज्ञान। कह सकते हैं कि इतिहास ने एक पूरा चक्कर लगाया है। तो आखिर में ये एक सवाल छोड़ जाता है, एक प्राचीन यूनिवर्सिटी का विनाश और उसका पुनर्जन्म हमें आज के दौर में ज्ञान को सहेजने, उसकी कीमत समझने के बारे में क्या सिखाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।